हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रात्रि 8 बजे रोज़ हिंदी के बेहतरीन 40 प्रश्न लेकर आते हैं। बहुत शानदार। किसी का भी पेपर देना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और ये आया हुआ है ऑफलाइन किसी परीक्षा का ये पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी का आया हुआ पेपर है। चलिए बताइए, पहला प्रश्न है, ऋतु का अर्थ है, बताइए ऋतु का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऋतु का अर्थ होता है सत्य। ये पेपर आया हुआ है एग्जाम में। ऋतु का अर्थ होता है सत्य। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। शोक करना के लिए मुहावरा क्या है, बताइए। शोक करना के लिए मुहावरा क्या है, बताइए। शोक करने का मतलब है सिर पीटना। शोक करने का मतलब है सिर पीटना। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया। शोक करना, सिर पीटना प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ होगा। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर। शानदार प्रश्न है, बताइए। आया हुआ प्रश्न है, सभी प्रश्न आज के ये मॉडल पेपर आया हुआ है। चलिए बताइए, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या है, भू प्लस ऊर्जा। ऑप्शन सी, भूर्जा का संधि विच्छेद भूधन ऊर्जा होगा। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए, बताइए अगला प्रश्न। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या है, बताइए। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या है, जल्दी से बताइए। इस शब्द का विग्रह क्या होगा, वचनामृत। इसका विग्रह क्या होगा, वचन रूपी अमृत। ऑप्शन डी, वचन रूपी अमृत। बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताइए। 40 शानदार प्रश्न लेकर आते हैं हम रात्रि 8 बजे। सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन। रात्रि 8 बजे 40 प्रश्न। चलिए बताइए, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। बिना खर्च, बिना खर्च अच्छा काम। ऑप्शन बी सही होगा। बिना खर्च अच्छा काम, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बताइए। हमारा छठवां प्रश्न है, जवाब दीजिए। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है, उसे निर्निमेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निर्निमेष कहते हैं। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसे निर्निमेष कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अर्ध विवर्त स्वर है, अर्ध विवर्त स्वर है, कौन सा अर्ध विवर्त स्वर है, बताइए। अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है, जल्दी से बताइए। सर अर्ध विवर्त आई जो है ये अर्ध विवर्त स्वर है। ऑप्शन बी, आई अर्ध विवर्त। देख लीजिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विवर्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार खुलता है।
है ना, विवर्त स्वर आ है। अर्ध विवर्त स्वर, ये देखिए छोटा आ, आई और औ और औ, और अर्ध विवर्त ही पूछा था। ठीक है, अर्ध संवृत कौन कौन है, ए और ओ, और संवृत कौन से हैं, ये संवृत स्वर हैं, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, हमारा 8वां प्रश्न है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा। बताइए, प्रज्ञा चक्षु एक शब्द है, इसके लिए पूर्ण वाक्य क्या होगा। किसे कहते हैं सर, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे क्या कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। चलिए बताइए, हमारा 9वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य कौन सा है। बताइए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, गाय के पूंछ होती है, क्या ये शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। आंसर ए होगा, आंसर ए। अच्छा, बी में क्या गलती है, उसकी बेटी हुई, उसकी नहीं उसको बेटी हुई होना चाहिए, तो ये तो गलत है। गोपाल को लड़का हुआ, गोपाल के लड़का हुआ, के होना चाहिए। और मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द को दाढ़ी होती है। इस प्रकार ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए देख लीजिए, यहाँ इसकी व्याख्या भी दी गई, उसके बेटी हुई ये अशुद्ध है, उसको बेटी हुई ये शुद्ध है। मर्द की दाढ़ी होती है तो की जगह को आएगा, मर्द को दाढ़ी। गोपाल को लड़का हुआ, गोपाल के लड़का हुआ। देख ली आपने व्याख्या, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए बताइए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। बताइए, आई हो तो चिट्ठी दे देना, सर संभाव्य वर्तमान है ना। जिस वाक्य अंत में हो शब्द आए, वह लौटा हो, वह शायद आया हो, इस प्रकार के सभी वाक्य संभाव्य वर्तमान में आते हैं। आंसर सही होगा बी। कौन सा, बी विकल्प। चलिए बताइए, 11वां प्रश्न बताइए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पहचानिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है सर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है तो मेरा और मेरी लगाओ। तो मेरी जिसके साथ, मेरी हरकत, मेरी जिसके साथ फिट बैठ जाए वही स्त्रीलिंग है। हरकत शब्द स्त्रीलिंग है, बी आंसर होगा। हरकत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता क्या है। बताइए, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता क्या है। तो कर्ता क्या है, चिट्ठियां। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, तो कर्ता क्या है, चिट्ठियां शब्द इस वाक्य में कर्ता है। चिट्ठियां शब्द इस वाक्य में कर्ता है, चिट्ठियां। ठीक है, तो कर्ता कौन है, चिट्ठियां। आंसर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, विसर्ग संधि किसमें है। बताइए, विसर्ग संधि बताइए सर, विसर्ग संधि किसमें है। निष्काम में विसर्ग संधि है, निधन काम, निष्काम, इसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन आंसर सही होगा ए। बाकी देख लीजिए, संयोग में सम प्लस योग व्यंजन संधि है, सदैव सदा धन एब वृद्धि स्वर संधि है, गिरीश गिरिधन ईस दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, दुर्गा का पर्यायवाची कौन सा है। बताइए, दुर्गा का कौन सा पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दुर्गा को धात्री भी कहते हैं, दुर्गा को क्या कहते हैं, ये धात्री भी कहते हैं। दुर्गा के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे दुर्गा को चंडका, कालका, भगवती भी कहते हैं। चलिए, नारायणी भी कहते हैं, महामाया, गौरी शक्ति आदि बहुत सारे पर्यायवाची हैं। चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, बताइए संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। प्रश्न समझ आया हो तो जवाब दीजिए। यदि संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह आता है। संज्ञा की दुरुक्ति हो तो वहां योजक चिन्ह आता है। क्या आता है? योजक चिन्ह। कैसे? जब कोई संज्ञा एक संज्ञा दो बार, दुरुक्ति का मतलब है एक ही संज्ञा दो बार रिपीट हो। जैसे जैसे साथ साथ, जैसे साथ साथ, तो संज्ञा के बीच में दुरुक्ति हो तो क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा, बीच में योजक चिन्ह। ऑप्शन बी सही होगा, बी। चलिए आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह वाक्य किस वाच्य में है। बताइए श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह वाक्य किस वाच्य में है। सर श्याम को, तो ये कर्मवाच्य है। और अगर होता श्याम ने पुस्तक पढ़ी तो हो जाता कर्तवाच्य। अब श्याम को पुस्तक, यहाँ जोर पुस्तक पर है, कर्मवाच्य है। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है। बहुत शानदार लोकोक्ति है। कहावत का अर्थ क्या है? धर्म संकट की स्थिति। क्या अर्थ है? धर्म संकट की स्थिति। आंसर डी सही होगा, धर्म संकट की स्थिति। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला शानदार प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है। अचूक एक विशेषण शब्द है, इसके साथ कौन सी संज्ञा लगाई जा सकती है। अचूक के साथ चोट, अचूक चोट, अचूक नेत्र, अचूक निशाना, अचूक जवाब, कौन सी संज्ञा लगाई जा सकती है। आंसर सी होगा, अचूक निशाना। अर्जुन का अचूक निशाना था। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए बताइए बहुत बेहतरीन। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। बताइए जो क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं वो सदा किस रूप में रहती हैं। सर वो किस रूप में? एक वचन पुल्लिंग में रहती हैं। किस में रहती हैं? एक वचन पुल्लिंग में। क्रियार्थक संज्ञाएं क्या होती? जब वाक्य का आरंभ क्रिया से हो, जैसे टहलना। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये जो क्रिया से शुरुआत हुई वाक्य की, इसलिए इसे क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। आगे हम अभी दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती है। उदाहरण टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये जब क्रिया से किसी वाक्य की शुरुआत हो तो वो क्रिया क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए दुकाल में कैसा उपसर्ग है। बताइए दुकाल में उर्दू का उपसर्ग है, फारसी का, अरबी का या हिंदी का। जल्दी से बताइए। सर दुकाल में दू उपसर्ग है और ये एक हिंदी का उपसर्ग है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? दू उपसर्ग है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए बताइए देशज शब्द कौन सा है। बताइए देशज का मतलब है जिन शब्दों की उत्पत्ति किसी देश में हुई हो और उस देश तक ही वो सीमित हो और वहीं वो समाप्त हो जाएं। डिबिया एक देशज शब्द है। ऑप्शन वी, डिबिया एक देशज शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है देख लीजिए। पढ़िए प्रश्न और बताइए कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। कौन सा विकल्प व्यंजन संधि में नहीं है। बताइए देखिए उद्धरण भी व्यंजन संधि है,
तदित भी व्यंजन संधि है। बाग जाल रसायन में दीर्घ स्वर संधि है, रसायन दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए उद्वर्ण उत प्लस हरण, तदित तत् प्लस हित, बाक जाल बाक प्लस जाल, आंसर डी है ना। रसायन में कौन सी संधि है सर? रसायन में व्यंजन संधि नहीं है, दीर्घ संधि है। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, 40 शानदार प्रश्न है। स्तुत्य का विलोम शब्द क्या है बताइए? स्तुत्य का विलोम शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, स्तुत्य का विलोम शब्द हेय होता है, हेय होता है, ऑप्शन सी सही है। स्तुत्य का विलोम शब्द हेय होता है। चलिए पता है तो बताइए। एक और शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। खगेश का पर्यायवाची क्या है बताइए? खगेश का पर्यायवाची वैनतेय होता है। खगेश का क्या है? वैनतेय होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, आगे बताइए। 40 प्रश्न हैं हमारे, 40 शानदार प्रश्न हैं। 25वां प्रश्न बताइए। बताइए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? वे क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो उन्हें निर्नासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्नासिक स्वर कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रश्न नंबर 26, पता है तो बताओ। द्रग ये वर्ड है, इसका वर्ड विक्षेपण क्या होगा बताइए? बहुत बढ़िया, द्रग तो क्या होगा? क्या आपको पता है द्रग का? सर दा बनेगा, फिर ये जो किसी भी अक्षर पे ऐसे हो तो ये री होती है, रा नहीं, री होती है, री। तो री आएगी, ये री है। फिर गा है, फिर गा पे हलंत और इसमें आ छिपा है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया। अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? सोच समझ के जवाब देना। बहुत शानदार प्रश्न है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? संकट, संकट नहीं होता, संकट होता है। सी वाला अशुद्ध है। संकट को संकट होगा, संकट, आंसर सी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला 28वां प्रश्न है, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है बताइए? बहुत बढ़िया, लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ क्या है? दोष किसी का पर नाम किसी और का, दोष किसी का पर नाम किसी और का, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। सही बरतनी वाला शब्द बताइए। कौन सा सही बरतनी वाला शब्द है? सर देखिए सोहर्द होता है, सोहर्द, छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ बड़े ऊ की है, ये गलत है। इस पर्दा गलत लिखा है, इस पर्दा ऐसे लिखा जाता। ससीम भी गलत लिखा है, ससीम, ठीक है। शुश्रूषा शुद्ध है, शुश्रूषा, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिए ससीम कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न बताइए। बताइए यदि कोई भविष्य काल की क्रिया हो तो बहुवचन बनाने के लिए उसमें ए पर क्या होता है बताइए? ए पर क्या लगा होता है? कोई क्रिया भविष्य काल में है, उसे बहुवचन बनाना है तो जैसे जैसे मैं एक लिख रहा हूं, हमने लिखा, हमने क्या लिखा? हमने लिखा राम घर जाएगा, हमने लिखा राम घर जाएगा। तो अब इसे अगर बहुवचन बनाना है इस क्रिया को तो इस ए पर क्या करेंगे? इस ए पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे, या अनुस्वार फिर चंद्र बिंदु, क्या आएगा? तो राम घर जाएंगे, राम घर जाएंगे, राम घर जाएंगे, क्या क्या लगेगा सर? ये चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, राम घर जाएंगे,
कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर क्या बी सही होगा? बिल्कुल, देखिए आंसर बी, भविष्यकाल की क्रिया को बहुवचन में ए पर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाया जाता है ना। जाएंगे तो बहुवचन का रूप ले लेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए। 31वां प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सनक। सनक एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी सही है, सनक स्त्रीलिंग है। और अगला शब्द बताइए, अयादि संधि है। कौन सी अयादि संधि है? किस विकल्प में अयादि संधि है? बताइए। सर ऑप्शन डी में अयादि संधि है। मतलब 9 + 1 को क्या कहते हैं? 9 + 1 को नाविक कहते हैं। आंसर डी, 9 + 1 अयादि संधि है। इसका अर्थ होता है नाविक। नाविक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है? बताइए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? धर्माधर्म या पल पल, जल्दी से बताइए कौन सा है? बहुत बढ़िया, पल पल। ये अव्ययी भाव जब दुरुक्त दो शब्द एक जैसे और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो अव्ययी भाव। यहाँ दो एक जैसे नहीं है, यहाँ धर्मा लिखा है, यहाँ धर्म, ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, बीच में योजक है, यहाँ अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे चलते हैं। 34वां सवाल बताइए। 34वां सवाल बताइए, विशेषण बताइए। कौन सा शब्द विशेषण है? बहुत बढ़िया, कौन सा शब्द विशेषण है? क्षम्य एक विशेषण है। क्षम्य एक विशेषण है, ऑप्शन ए सही होगा। और चलिए बताइए कि जो बा उपसर्ग है किस में है? बा उपसर्ग किस में है? देखिए अगर यहां से बा अलग कर दें तो होगा दबू, बा प्लस दबू, दबू कोई शब्द नहीं होता। बा प्लस दनाम, यहाँ से बा अलग करो तो दनाम बचेगा, इसमें भी बा उपसर्ग नहीं है। बा अलग करो दहेजमी, ये दहेजमी कोई शब्द नहीं होता। बा अलग करो और दौलत अलग हो जाएगी तो बा प्लस दौलत, तो ये दौलत में, बदौलत में कौन सा? बदौलत में बा उपसर्ग है, क्योंकि बा अलग करने के बाद यहाँ दौलत बचता है जिसका अपना एक सार्थक अर्थ है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी, बदौलत में बा उपसर्ग है। चलिए विदेशज शब्द बताइए। कौन सा विदेशज शब्द है? बताइए। सर क्या चश्मा विदेशज शब्द है? क्या चश्मा विदेशज शब्द है? बिल्कुल है। किस भाषा का है चश्मा? चश्मा फारसी भाषा का शब्द है। चश्मा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। और तद्भव शब्द पहचानिए। कौन सा शब्द तद्भव है? 37वां प्रश्न बताइए। सर बच्चा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा वत्स। बच्चा का तत्सम वत्स होता है। बहुत बढ़िया। चलिए बस 2-3 प्रश्न और हैं, जवाब दीजिए। बताइए चिर और चीर का अर्थ क्या है? बताइए। चिर और चीर का अर्थ क्या है? तो चिर मीन्स होता है पुराना, चीर मीन्स कपड़ा। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। अब बताइए 39वां, प्राणदा के लिए, मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अब ठीक है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है? प्राणदा एक शब्द है, इसके लिए एक अनेक शब्द क्या होंगे? प्राणदा किसे कहते हैं? प्राण देने वाली नहीं, जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं। जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं। आंसर बी सही होगा। और आज का आखिरी प्रश्न बताइए। बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है? आज का आखिरी 40वां प्रश्न।
मिश्र वाक्य कौन सा है? जहां पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, ऑप्शन सी में मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी। 40 शानदार प्रश्न समाप्त हुए। चलिए, तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए, तो मिलते हैं कल इसी समय फिर से नए 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।